अप्लाइड एथिक्स का मॉड्यूल 2 हम पढ़ेंगे. सो वी विल बी गोइंग टू सी द deontological and teleological approaches to moral actions. So before that we have seen the branches of ethics. तो एक बार हम वापस ethics के branches रिवाइज कर लेते हैं. So ethics is broadly classified into three branches: meta ethics, normative ethics and applied ethics. मेटा एथिक्स में हम किस चीज का स्टडी करते हैं? जो मॉरल कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, जैसे कि व्हाट इज गुड. तो गुड यानी एग्जैक्टली क्या, तो इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग, उसका नेचर हम मेटा एथिक्स में स्टडी करते हैं. सो मेटा एथिक्स हैज टू ब्रांचेस: मॉरल रियलिज्म एंड मॉरल एंटी रियलिज्म. तो मॉरल रियलिज्म के हिसाब से ये जो मेटा एथिकल कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि गुड हो गया, गुड क्या है एग्जैक्टली, इसका मीनिंग और नेचर, तो ये ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट रहते हैं इस दुनिया में इंडिपेंडेंट ऑफ अस. हम रहे या ना रहे, फिर भी ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट है, डिफाइंड है. ऐसा मॉरल रियलिज्म का मानना है. मॉरल एंटी रियलिज्म कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन ही इन्हें डिफाइन करते हैं, ह्यूमन ही अच्छा बुरा क्या है वो इस दुनिया में पुट करते हैं. तो ऐसा व्यू मॉरल एंटी रियलिज्म रखते हैं. So normative ethics then is further divided into consequentialism, जिसे को हम teleology भी बोलते हैं, और दूसरा नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म. सो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के हिसाब से हमारा जो मॉरल एक्शंस है वो डिफाइंड होता है हमारा एंड से. अगर हमारा एंड ठीक है तो हमारे मॉरल एक्शंस भी उस हिसाब से राइट या रॉन्ग रहेंगे. अगर एंड ठीक नहीं है तो मॉरल एक्शंस भी रॉन्ग रहेंगे. सो इसके ब्रांचेस है हेडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, एथिकल इगोइज्म, एथिकल अल्ट्रुइज्म. तो हेडोनिज्म ये कॉन्सिक्वेंशियलिस्टिक थ्योरी है जिसमें हमारा अल्टीमेट एम होता है हैप्पीनेस. तो अगर हैप्पीनेस के लिए हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसका अगर एंड रिजल्ट हैप्पीनेस मिल रहा है तो हमारे मॉरल एक्शन भी उस हिसाब से जस्टिफाई हो जाते हैं. तो ये मीन्स को मानता नहीं है, ये एंड को अल्टीमेट मानता है. यूटिलिटेरियनिज्म ये हेडोनिज्म का ही मॉडिफाइड वर्जन है. यूटिलिटेरियनिज्म में हम यूटिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं. सोसाइटी में अगर प्लेजर हम अल्टीमेट एम मानते हैं तो सोसाइटी का प्लेजर, सोसाइटी में उसका यूटिलिटी, ये कंसिडर करते हैं. एथिकल इगोइज्म पर्सनलिस्टिक प्लेजर पे ज्यादा फोकस करता है. तो एथिकल अल्ट्रुइज्म पर्सनलिस्टिक छोड़ के जो अदर्स है उनके प्लेजर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है. नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉन्सिक्वेंस पे फोकस नहीं करेगा, ये रिजल्ट या एंड पे फोकस नहीं करेगा, तो ये फोकस करेगा एक्शंस पे. तो इस ब्रांच का और डिवीजन होता है वर्च्यू थ्योरी, डिओन्टोलॉजी, एथिकल रिलेटिविज्म, मॉरल इंट्यूशनिज्म और थ्योरी ऑफ जस्टिस. तो ये एक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा. वर्च्यू थ्योरी में ह्यूमन का कैरेक्टर डिफाइन करता है कि उसके एक्शंस, तो वर्च्यू थ्योरी में वर्च्यू के ऊपर फोकस रहेगा. एथिकल रिलेटिविज्म बोलता है ये जो मॉरल एक्शंस या फिर एथिकल प्रिंसिपल्स है ये रिलेटिव होते हैं. हर सोसाइटी में अलग अलग मॉरल प्रिंसिपल्स रह सकते हैं, ये रिलेटिव होते हैं. मॉरल इंट्यूशनिज्म इंट्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है. थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है. डिओन्टोलॉजी के तीन ब्रांचेस है जिसमें कांटियनिज्म, राइट थ्योरी और ड्यूटी थ्योरी. तो डिओन्टोलॉजी ड्यूटी के ऊपर फोकस करता है, हमारे जो भी मॉरल ड्यूटीज है उसको वो सही मानता है. नेक्स्ट ब्रांच है हमारा अप्लाइड एथिक्स. तो अप्लाइड एथिक्स डील करता है सिचुएशन में जो भी हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स है उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में. तो जैसे बाय एथिक्स में जैसे अबॉर्शन का इशू हो गया, या फिर जो जेनेटिकली जो हम चेंजेस करते हैं उससे रिलेटेड, ऐसे जो बायोएथिक्स से रिलेटेड एथिकल इश्यूज है उससे ये डील करता है. बिजनेस एथिक्स में बिजनेस से रिलेटेड जो भी एथिकल इश्यूज है, ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी एथिकल इश्यूज है, पॉलिटिकल एथिक्स में गवर्नेंस से रिलेटेड लेके जो भी एथिकल इश्यूज है, और एनवायरमेंटल एथिक्स में ह्यूमन और एनवायरमेंट का रिलेशन से जो एथिकल इश्यूज अराइज होते हैं. तो अप्लाइड एथिक्स की और भी ब्रांचेस हो सकती है. तो ये एक
एक जनरल ओवरव्यू है, इसमें और ब्रांचेस ऐड ऑन हो सकती है। तो मोटा तौर तरीके से हम एथिक्स को 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। हमारा फोकस मॉड्यूल 2 में रहेगा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म या फिर टेलियोलॉजी का हम यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच देखेंगे, और नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में डियोंटोलॉजी में हम कांतियनिज्म पे, ये 2 थ्योरी हमारा मॉड्यूल 2 का फोकस रहेगा। सो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म और नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को ही टेलियोलॉजी बोलेंगे, यानी रिजल्ट के ऊपर फोकस रहेगा, एंड के ऊपर फोकस रहेगा। Consequentialism refers to moral theories that hold that consequences of a particular action form the basis for any moral judgment about the action। तो हमारा एक्शन का जो भी consequences रहेगा वो ही बेसिस रहेगा हमारी जो एक्शन है वो सही या गलत है उसके लिए। अगर आपका अल्टीमेट एंड सही है तो आपकी एक्शन भी जस्टिफाई हो जाएगी। एथिक्स डिपेंड्स ऑन कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन। तो हम कॉन्सिक्वेंस के ऊपर फोकस करेंगे, अल्टीमेट रिजल्ट के ऊपर फोकस करेंगे। एन एक्शन इज राइट इफ इट प्रोड्यूसेस गुड आउटकम। तो एक्शन को सही ठहराया जाएगा अगर ये गुड आउटकम प्रोड्यूस करता है तभी। एग्जाम्पल, रिजल्ट क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। अगर आउटकम हैप्पीनेस या वेलबींग आता है तो उसके लिए होने वाली एक्शन भी सही ठहराई जाती है। फेमस थियरी, इसमें का सबसे फेमस थियरी यूटिलिटेरियनिज्म मैक्सिमाइजेस ओवरऑल हैप्पीनेस है। सो हैप्पीनेस मैक्सिमाइज कैसे हो सकता है सोसाइटी के हिसाब से, तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटेरियनिज्म का थियरी वर्क कर, इसको हम और डिटेल में देखेंगे। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का एग्जांपल है लाइंग इज एक्सेप्टेबल इफ इट सेव्स अ लाइफ। तो लाइंग तो गलत चीज है, झूठ बोलना गलत चीज है, लेकिन अगर ये लाइफ सेव करता है, कॉन्सिक्वेंस अगर हमने लाइफ सेव कर दिया, एंड अगर हमारा लाइफ सेविंग का है तो ये एक्शन भी सही एक्सेप्टेबल हो जाएगी। यही कॉन्सिक्वेंशियलिज्म थ्योरी कहता है, अगर अल्टीमेट एंड आपका सही है तो आपके एक्शंस भी जस्टिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट है नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। तो ये कॉन्सिक्वेंस पे फोकस नहीं करेगा, ये एक्शन के ऊपर फोकस करेगा। A moral theory which holds that the rightness or wrongness of an action depends on the action itself। rightness और wrongness of an action किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये actions के ऊपर ही। action itself, its nature, intention और adherence to duty। तो action खुद ही, उसका नेचर, एक्शन का इंटेंशन क्या था और उसका adherence to duty एंड मॉरल रूल्स, इसके ऊपर वो फोकस करेगा रादर देन ऑन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंस उसका कुछ भी हो सकता है लेकिन आपकी एक्शन सही होनी चाहिए, ऐसा नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कहता है। एथिक्स डिपेंड्स ऑन द इनहेरेंट नेचर और ड्यूटी ऑफ द एक्शन नॉट इट्स आउटकम। तो एथिक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनहेरेंट नेचर और ड्यूटी ऑफ द एक्शन, नॉट इट्स आउटकम। आउटकम के ऊपर ये फोकस नहीं करता है। एन एक्शन इज राइट इफ इट फॉलोज अ मॉरल रूल। एक्शन को सही ठहराएंगे जब वो मॉरल रूल फॉलो करता है, ड्यूटी फॉलो करता है या फिर प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। इसमें का फेमस थ्योरी है कांस का डियोंटोलॉजी, जो हम डिटेल में देखेंगे। एक्ट अकॉर्डिंग टू ड्यूटी। तो कांट डियोंटोलॉजी ये किसके बारे में है, ड्यूटी के बारे में, यूनिवर्सल लॉ है ये। नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का एग्जांपल देखना चाहेंगे तो लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, लाइंग अगर किसी का जान बचा रहा है तो ठीक है, लेकिन नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म बोलता है कि लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग इवन इफ इट सेव्स अ लाइफ। अगर वो जान भी बचा रहे फिर भी लाइंग ये रॉन्ग है। डिफरेंस है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म और नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कंसर्न्ड विद एंड गोल्स, ये एंड या फिर गोल्स के ऊपर ज्यादा कंसर्न करता है। व्हाट इज गुड इज मॉरल, व्हाट इज बैड इज मॉरल। तो अल्टीमेट एंड अगर बैड है तो एक्शन भी इमोरल है, अल्टीमेट एंड अगर गुड है तो एक्शन भी मॉरल है। नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कंसर्न्ड विथ मीन्स, ये मीन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है ना कि कॉन्सिक्वेंस के ऊपर। व्हाट इज राइट इज मॉरल, अगर आपका एक्शन राइट है तो वो मॉरल हो जाएगा। व्हाट इज रॉन्ग, अगर आपका एक्शन गलत है तो वो इमोरल हो जाएगा। एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में आपका एंड जस्टिफाई करता है आपके मीन्स को। यहाँ पे मीन्स इज इटसेल्फ एन एंड, तो आपकी जो एक्शंस रहेगी, आपकी जो प्रिंसिपल रहेगी वही एंड रहेगा, ना कि आपका कॉन्सिक्वेंस। इट स्टडीज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, ये कॉन्सिक्वेंस स्टडी करता है। इट स्टडीज द नेचर ऑफ एक्शन। नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म एक्शन का नेचर स्टडी करता है, इंटेंट क्या था, मोटिव क्या था एक्शन का। तो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का थ्योरी जो हम देखेंगे वो है जेरेमी बेंथम और जेएस मिल का थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म।
और नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में हम कौन सा थ्योरी देखेंगे, इमैनुअल कांट का डिओन्टोलॉजी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम डिओन्टोलॉजी, जिसको हम ड्यूटी बेस्ड एथिक्स भी बोलते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डिओन। तो ये कहां से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड डिओन से, जिसका मतलब ही होता है ड्यूटी। इट इज फाउंडेड बाय इमैनुअल कांट। Deontology is an ethical theory that judges the morality of an action based on whether it follows a set of rules, duties or principles rather than on its consequences। तो डिओन्टोलॉजी ये क्या है, ऐसा एथिकल थ्योरी है जो किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है, रूल्स के ऊपर, ड्यूटीज के ऊपर और प्रिंसिपल्स के ऊपर, ना कि कॉन्सिक्वेंस के ऊपर। इट फोकसेस ऑन ड्यूटी, रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस rather than consequences। An action is morally right if it follows a universal moral law। तो कांट कहते हैं कि आपका एक्शन तभी मॉरली राइट कहा जाएगा जब वो यूनिवर्सल मॉरल लॉ रहेगा। ये यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं, मतलब मॉरल लॉ सभी जगह अप्लाई होना चाहिए, ना कि एक सोसाइटी में अप्लाई हो रहा हो, दूसरे सोसाइटी में नहीं अप्लाई होता हो। तो मॉरल लॉ वही होता है जो यूनिवर्सली अप्लाई हो सकता है, मतलब सभी जगह उसको अप्लाई होना जरूरी है। डिओन्टोलॉजी इज अ यूनिवर्सल थ्योरी। जैसे हमने अभी देखा, डिओन्टोलॉजी ये क्या है, यूनिवर्सल थ्योरी है, सभी जगह अप्लाई होना चाहिए। ड्यूटी एग्जिस्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अ मैन। कांट कहते हैं ड्यूटी एग्जिस्ट करता है, मैन हो या ना हो, तभी भी ड्यूटी तो हमेशा एग्जिस्ट ही करेगा। कांट के डिओन्टोलॉजी का हम निष्काम कर्म योग से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम हमारे निष्काम कर्म योग में कहा जाता है कि हमें काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी, तो हमें हमारी ड्यूटी के ऊपर, काम के ऊपर फोकस करना है, ना कि हमें फल की चिंता करनी चाहिए। कैटेगरिकल इंपेरेटिव, तो कांट जब अपना डिओन्टोलॉजी बताते हैं तो उसमें कैटेगरिकल इंपेरेटिव का एक टर्म बताते हैं जिसके ऊपर उनका डिओन्टोलॉजी बेस्ड है। सो कांटियनिज्म प्रोपाउंड्स गुड विल इज द ओनली थिंग दैट कैन बी कॉल्ड एज गुड विदाउट क्वालिफिकेशन। तो गुड विल ये ऐसा थिंग है जिसको हम गुड कह सकते हैं विदाउट क्वालिफिकेशन। तो गुडविल होना बहुत जरूरी है। ड्यूटी मेक्स एक्शन राइट। आपका ड्यूटी ही आपके एक्शन को राइट बनाता है। कांट्स डिओन्टोलॉजी इज गाइडेड बाय कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। इसको हम गोल्डन रूल कह सकते हैं या फिर ऑब्लिगेशंस, ऐसा ऑब्लिगेशन जिसको आप नाकार नहीं सकते, ये होना ही चाहिए ऐसा। अ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव टेल्स अस दैट वी मस्ट डू समथिंग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अवर पर्सनल डिजायर। तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हमको क्या कहता है कि हमें हमारे एक्शंस करने चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अवर पर्सनल डिजायर। हमारे पर्सनल डिजायर उसमें नहीं होने चाहिए, तो ही वो क्या हो जाएगा, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। अगर पर्सनल डिजायर आ जाता है तो वो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव नहीं है। इसका एग्जांपल वो देते हैं, यू ऑट टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें हमारे पर्सनल डिजायर नहीं है, हमें हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, तो ये क्या हो जाएगा, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम देखते हैं कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या नहीं होता है। इफ यू वांट टू लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस यू आउट टू वर्क हार्ड। अगर आपको अच्छे घर में रहना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव एज इट बेस्ड सिंपली ऑन फुलफिलिंग डिजायर। तो ये डिजायर के ऊपर फोकस कर रहा है, तो ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव नहीं होगा। अ सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव इज दैट डोंट यूज मैन एज अ मीन बट एज एन एंड। तो सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का, हमें मैन को एज अ मीन नहीं यूज करना चाहिए बट उसको एज अ एंड की तरह देखना चाहिए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बना रहा है लोगों के लिए। अब लोगों को प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो लोग खुश है, लेकिन ये प्रोडक्ट सस्ता क्यों बन रहा है, जहाँ पे वो कंपनी है वहां के वर्कर्स जो है उनको वेजेस कम दिए जाते हैं, उनका टाइम स्पैन बहुत ज्यादा रहता है, तो उनका वहां पे क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अभी इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या सस्ते में मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कर लिया, जो लेबर्स है उनको एज अ मीन यूज कर लिया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। तो हमें क्या करना है, ह्यूमन को एज अ मीन नहीं, क्योंकि उनका तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर प्रोडक्ट हमें सस्ता मिल रहा है तो ये तो गलत बात हो गई। तो हमें उनके वेजेस के ऊपर, उनका जो वर्क कल्चर है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उनकी डिग्निटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उनको एज अ एंड हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ना ही उनका यूज करके एज अ मीन हम उनको कंसिडर करेंगे। दिस मीन्स पीपल शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। तो इसका सीधा सीधा
कहना यही है कि हमको पीपल को विद डिग्निटी ट्रीट करना है, उनको एज अ मीन्स हमें यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म या फिर टेलियोलॉजी का अप्रोच वन ऑफ द थ्योरी है। सो यूटिलिटेरियनिज्म इट्स प्रोपाउंडेड बाय ब्रिटिश फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ये ब्रिटिश फिलोसोफर्स है, इन्होंने ये थ्योरी प्रोपाउंड किया है। रिफाइंड हेडोनिज्म बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो हेडोनिज्म का थ्योरी कहता है कि हमारा लाइफ में अल्टीमेट एम होना चाहिए प्लेजर, तो अगर उस प्लेजर के लिए हम जो भी एक्शंस करते हैं तो वो मॉरली सही हो जाते हैं, ये हेडोनिज्म का थ्योरी कहता है। सो यूटिलिटेरियनिज्म ये क्या है, ये रिफाइंड हेडोनिज्म है। इसके हिसाब से हम यूटिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। अगर कोई भी एक्शन या फिर कोई भी एंड, उसका अगर सोसाइटी में यूटिलिटी है, उसका अगर उपयोग है, तो वो सही एक्शन माना जाएगा अगर वो सोसाइटी के यूटिलिटी के लिए है, उनके हैप्पीनेस के लिए। ये कौन से प्रिंसिपल पे चलता है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, एन एक्शन इज राइट इफ इट प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो अगर मैक्सिमम पीपल्स के लिए हम मैक्सिमम हैप्पीनेस दे रहे हैं तो वो एक्शन भी कैसे मॉरली राइट ठहराया जाएगा। इसका हम प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स देखते हैं। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज बनती है वो सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाई जाती है। अभी इसमें क्या हो सकता है कि कुछ तबका, जैसे कि 90% पीपल इसका प्रॉफिट ले रहे होंगे और 10% पीपल्स के लिए ये पॉलिसी सही नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बन सकती जो 100% पीपल का ध्यान रख सकती है कहीं ना कहीं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी इस तरह से बनती है कि वो मैक्सिमम पीपल्स तक उसका लाभ पहुंचाया जा सके। तो यूटिलिटेरियनिज्म का भी प्रिंसिपल वही है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। मैक्सिमम नंबर लोगों तक ग्रेटेस्ट गुड पहुंचना चाहिए। एन एक्ट इज मॉरल इफ इट हैज यूटिलिटी टू सोसाइटी। एक्ट को हम मॉरल तभी मानेंगे जब उसका सोसाइटी में यूटिलिटी होगा। ये यूटिलिटेरियनिज्म का थ्योरी है। सो जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म हम पढ़ते हैं, फाउंडर ऑफ क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म। तो जेरेमी बेंथम क्या है? क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर है। फोकस ऑन इंडिविजुअल प्लेजर एंड पेन्स। तो ये क्या फोकस करते हैं? इंडिविजुअल प्लेजर और पेन्स के ऊपर फोकस करते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो जेरेमी बेंथम का अप्रोच कौन सा है? क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं। ओनली द अमाउंट ऑफ प्लेजर मैटर्स। अमाउंट ऑफ प्लेजर क्वांटिटी क्वांटिफाई करते हैं, ये मैटर करते हैं, ऐसा जेरेमी बेंथम का कहना है। ऑल प्लेजर्स आर द सेम काइंड। जैसे जेरेमी बेंथम कहते हैं कि अगर कोई भी गेम प्ले करने से आपको प्लेजर मिल रहा है और कोई भी अच्छा एक्ट करने से आपको प्लेजर मिल रहा है, तो ये दोनों तरीके के प्लेजर सेम काइंड के होते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। ऑल प्लेजर्स आर ऑफ द सेम काइंड। डेवलप हेडोनिक कैलकुलस। तो इन्होंने प्लेजर नापने के लिए भी हेडोनिक कैलकुलस डेवलप किया है, जिसमें ये 7 पैरामीटर्स है, जिन 7 पैरामीटर के ऊपर ये प्लेजर को मेजर करते हैं। जैसे कि इंटेंसिटी कितनी देर के लिए, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए, उसका इंटेंसली कितना है, ज्यादा इंटेंसिटी का प्लेजर है, कम इंटेंसिटी का प्लेजर है, सर्टेनिटी, कंफर्मेशन, इस तरह से वो 7 पैरामीटर्स दिए उन्होंने हेडोनिक कैलकुलस के अंदर प्लेजर को मेजर करने के लिए। बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म वाज इंडिविजुअलिस्टिक। इनका यूटिलिटेरियनिज्म कैसा है? इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ये क्या कहते हैं? सोसाइटी इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल। अगर आपने एक इंडिविजुअल को या फिर आपने इंडिविजुअल को फोकस किया तो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा? सोसाइटी का ही अच्छा होगा। इसलिए ये क्या मानते हैं? सोसाइटी इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल। तो आप इंडिविजुअल पे फोकस करो, हर एक इंडिविजुअल को अपना अपना गुड मिल जाएगा तो वो सोसाइटी का ही फायदा होगा। द एम इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इनका एम क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, बट कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप इंडिविजुअल प्लेजर एंड पेन। तो ये क्या करते हैं? इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इंडिविजुअल प्लेजर एंड पेन के ऊपर। तो इनका भी कहना है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर के इनका एम है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिलना चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को। He didn't distinguish much between personal good and social good.
तो ये पर्सनल गुड और सोशल गुड में डिफरेंशिएट नहीं करते। इनके हिसाब से आप इंडिविजुअल पे फोकस करो तो अल्टीमेटली सोसाइटी का भी गुड हो जाएगा। इफ इंडिविजुअल्स आर हैप्पी सोसाइटी इज हैप्पी, अगर इंडिविजुअल हैप्पी है तो सोसाइटी भी हैप्पी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल का यूटिलिटेरियनिज्म। सो जॉन स्टुअर्ट मिल मॉडिफाइड बेंथम्स थ्योरी विद क्वालिटेटिव अप्रोच। तो यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल क्या काम करती है, ये क्वालिटेटिव के ऊपर फोकस करते हैं। बेंथम क्या कर रहे थे, क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे। मिल सॉ सोसाइटी इज मोर देन जस्ट इंडिविजुअल। तो मिल का कहना है कि सोसाइटी मोर देन जस्ट इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल से भी ज्यादा है। ही फोकसेस ऑन मॉरल एंड कल्चरल प्रोग्रेस। तो ये मॉरल, सोसाइटी का मॉरल और कल्चरल प्रोग्रेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एम्फसाइज्ड हायर इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, मॉरल, लॉन्ग टर्म वर्सेस लोअर प्लेजर। तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया है हायर प्लेजर वर्सेस लोअर प्लेजर्स में। तो ये हायर प्लेजर्स किसको मान रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स, कल्चरल, मॉरल, लॉन्ग टर्म वाले प्लेजर्स को ये हायर प्लेजर मानते हैं। तो लोअर प्लेजर जैसे कि बॉडीली प्लेजर्स हो गया या फिर शॉर्ट टर्म जो भी प्लेजर्स हो गए, ये इनको लोअर प्लेजर्स में मानते हैं। ट्रू हैप्पीनेस इज इक्वल टू डेवलपमेंट ऑफ हायर फैकल्टीज। तो मिल क्या कह रहे हैं, ट्रू हैप्पीनेस क्या होता है, ट्रू प्लेजर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ हायर फैकल्टीज। तो हमें हायर फैकल्टीज डेवलप करनी है, जैसे कि रीजन, इमेजिनेशन, मॉरलिटी, इस तरह से। एग्जाम्पल, a policy that only promotes cheap entertainment may increase short term happiness but education and culture bring long term and higher societal good। तो ये क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी जो चीप एंटरटेनमेंट की हो तो ये हमारा शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस इंक्रीज करेगा, लेकिन हमें फोकस किस चीज पे करना है, ऐसी फैकल्टी जो हमें लॉन्ग टर्म प्लेजर दे, जैसे कि एजुकेशन, कल्चर, ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म और हायर सोसाइटल गुड से, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और हायर सोसाइटल गुड की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सो मिल जो क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इनका एक फेमस कोट है जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये कहना क्या चाहते हैं, इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन पिग सैटिस्फाइड। तो मिल कह रहे हैं कि पिग सैटिस्फाइड होने से बेटर है कि आप ह्यूमन ही डिससैटिस्फाइड रहो। मतलब पिग अगर सेटिस्फाई हो गया तो उससे बेटर है कि आप ह्यूमन ही रहो लेकिन डिससैटिस्फाइड रहेगा तो भी चलेगा। बेटर टू बी सॉक्रेट्स डिससैटिस्फाइड देन फुल सैटिस्फाइड। फुल सैटिस्फाइड होने से बेटर है कि सॉक्रेट डिससैटिस्फाइड ही रहे। तो ये क्वालिटी के ऊपर ये कह रहे हैं, इनका फोकस किस चीज के ऊपर है, क्वालिटी ऑफ प्लेजर के ऊपर। सो की डिफरेंसेस बिटवीन बेंथम एंड मिल। बेंथम एंड मिल में की डिफरेंसेस क्या है, इनका अप्रोच कैसा है, जेरेमी बेंथम का ये क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल ये क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। तो इसको अगर याद करना है तो कैसे करेंगे, बेंथम में आपको टी दिखेगा तो ये क्वांटिटी के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। मिल में एल आता है तो ये क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल जाएगा तो बेंथम क्वांटिटी और मिल क्वालिटी। प्लेजर्स, ऑल प्लेजर्स आर इक्वल ओनली क्वांटिटी मैटर्स। तो बेंथम कहते हैं सारे प्लेजर इक्वल है, हम सिर्फ क्वांटिटी कम ज्यादा इस तरह के जो 7 पैरामीटर दिए क्वांटिटी मैटर करता है, सारे प्लेजर एक जैसे ही होते हैं। मिल कहते हैं ये डिस्टिंग्विश करते हैं हायर और लोअर प्लेजर्स के बीच में। हायर ये कहते हैं इंटेलेक्चुअल और मॉरल प्लेजर्स, तो लोअर क्या कहते हैं, ये बॉडीली प्लेजर्स, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स क्या हो गए, लोअर प्लेजर्स हो गए। हैप्पीनेस ये कहते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल प्लेजर्स। तो जेरेमी बेंथम के हिसाब से आप इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करोगे तो उनका सम कर दो तो टोटल वो सोसाइटी का ही प्लेजर निकलेगा। तो मिल क्या कहते हैं, हैप्पीनेस लिंक टू मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो ये क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मॉरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका मेथड है हेडोनिक कैलकुलस। तो इन्होंने एक मेथड दिया है जिससे हम प्लेजर को नाप सकते हैं, जैसे मेजरिंग इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एक्सेट्रा। ऐसे 7 कैटेगरीज या पैरामीटर इन्होंने दिए मेजरिंग के लिए। नो स्ट्रिक्ट कैलकुलेशन, फोकस ऑन क्वालिटी। तो इन्होंने ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कैलकुलेशन नहीं दिया मिल ने, ये कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी के ऊपर। बेंथम के हिसाब से सोसाइटी क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल्स हैप्पीनेस। तो इंडिविजुअल का हैप्पीनेस अगर है तो इनका सारों का टोटल कर दो तो हमें सोसाइटी का हैप्पीनेस मिल ही जाएगा। मिल क्या कह रहे हैं, सोसाइटी मोर देन इंडिविजुअल स्ट्रेसेस लिबर्टी जस्टिस प्रोग्रेस, इस तरह से।
ये कहते हैं कि सोसाइटी इंडिविजुअल से भी ज्यादा है, हमें फोकस करना चाहिए लिबर्टी, जस्टिस, प्रोग्रेस, सोसाइटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जेरेमी बेंथम, इंडिविजुअल इज इक्वल टू सोसाइटी, इंडिविजुअल का सम अप कर दो तो हमें सोसाइटी का प्लेजर मिलेगा। और स्टुअर्ट मिल क्या कर रहे हैं, सोसाइटी इज मोर देन इंडिविजुअल, सोसाइटी ये इंडिविजुअल से ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे दोनों जो डिओन्टोलॉजिकल टेलियोलॉजिकल अप्रोचेस है इसका डिफरेंस हमें देखा है। डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच में हमने कांत का डिओन्टोलॉजी पढ़ा है, तो टेलियोलॉजिकल या फिर कॉन्सिक्वेंशियलिज्म जिसको बोलते हैं उसमें हमने यूटिलिटेरियनिज्म देखा है। यूटिलिटेरियनिज्म में दो थ्योरी हमने देखे, जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म और जॉन स्टुअर्ट मिल का यूटिलिटेरियनिज्म। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 2 एंड होता है, इसके बाद हम मॉड्यूल 3 देखेंगे।